ये देखेंगे, उसके बाद म्यूचुअल फंड्स में जो टर्म्स होते हैं उसको एक एक करके देखेंगे। म्यूचुअल फंड्स, तो सबसे पहले टाइप्स। इसमें जो है टाइप्स को अगर हम जो म्यूचुअल फंड्स के जो टाइप्स है इसको हम लोग स्ट्रक्चर में अगर करते हैं किस तरीके से बना हुआ है, तो इसको इस टाइप्स में बाय स्ट्रक्चर करते हैं। तो फर्स्ट होता है ओपन एंडेड, सेकंड क्लोज एंडेड, एंड थर्ड जो है वो होता है इंटरवल। ओपन एंडेड जो हम लोग ओपन एंडेड उस तरह के स्कीम को बोलते हैं जो हमेशा ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रिडीम, हमेशा ओपन रहता है फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रिडीम्शन। आप कभी भी उसको खरीद सकते हैं, कभी भी उसको बेच सकते हैं। रात को 12 बजे भी खरीद सकते हैं और 12 बजे भी बेच सकते हैं। पर वो जो रिडीम्शन और पर जो इन्वेस्टमेंट जो परचेज है उसका प्रोसेस होने में जो समय लगे, पर आप उसको कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के स्कीम में आप कभी भी इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी रिडीम कर सकते हैं। ऑलवेज ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट एंड रिडीम्शन। सेकंड जो क्लोज एंडेड है, ये क्लोज एंडेड फंड हाउस वो उसको बोलते हैं जो AMC जो म्यूचुअल फंड की स्कीम लाती है मार्केट में। तो जो फंड हाउस है इशू करता है फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो इशू करता है मतलब लॉन्च के समय। लॉन्च जब म्यूचुअल फंड कोई क्लोज एंडेड स्कीम लॉन्च करती है तो वो लॉन्च के समय कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूनिट्स को लॉन्च करती है, जिसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है या तो लॉक इन पीरियड होता है, एक मैच्योरिटी पीरियड होता है या लॉक इन पीरियड होता है। और ये जो क्लोज एंडेड जो म्यूचुअल फंड है ये फिर जो क्लोज होने के बाद ये ट्रेड करती है। ट्रेड जैसे स्टॉक जो है शेयर मार्केट में जो शेयर ट्रेडिंग करता है उसी तरीके का ये शेयर इस तरह से आप लोग ट्रेडिंग इस तरह से इसका जो यूनिट है उसका ट्रेडिंग करता है। जो NAV होता है, इसका जो NAV नेट एसेट वैल्यू जो फंड है वो डिटरमाइन करता है एक्चुअल प्राइस। तो जो एक्चुअल प्राइस जो है वो और ट्रेड प्राइस में भी अलग हो। जो ट्रेड जिस प्राइस में हो रहा है और उसका जो ओरिजिनल जो एक्चुअल प्राइस है वो दोनों हो सके कि अलग हो। जो एक्चुअल प्राइस है वो तो कंपनी का NAV के हिसाब से चलता है, पर जो ट्रेड प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलता है। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उसका प्राइस चलता है। मे बी जो एक्चुअल जो प्राइस है उससे भी कम प्राइस में उसका ट्रेड हो या उससे भी ज़्यादा में ट्रेड हो। और जो इंटरवल है ये भी एक क्लोज्ड एंडेड स्कीम की तरह ही होता है, पर इसमें जो परचेज और रिडीम का एक स्पेसिफिक इंटरवल होता है। स्पेसिफिक इंटरवल जो फंड हाउस जो है डिक्लेयर करती है, स्पेसिफिक इंटरवल होता है जिसको जो फंड हाउस डिक्लेयर करती है। तो ये जो है ये म्यूचुअल फंड्स का स्ट्रक्चर पे ये इस तरीके से हम लोग बांटते हैं। फिर इसके बाद जो है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो एसेट क्लास है, अगर हम इसको टाइप्स बाय एसेट क्लास कर देते हैं, टाइप्स बाय एसेट क्लास। टाइप्स बाय एसेट क्लास। एसेट क्लास, एसेट वो होता है जो हम लोग जो जमा होता है, जो पूंजी होता है जिससे कुछ जो हमारा एक तैयार किया हुआ पूंजी जो होता है उसको एसेट बोलते हैं। तो एसेट क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट ये आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जो होता है ये पहला होता है इक्विटी। म्यूचुअल फंड में हम लोग इक्विटी पे लगाएंगे पैसा। दूसरा हो गया डेप्ट। तीसरा हो गया आपका बैलेंस और चौथा हो गया कैश बैलेंस। इसको हम लोग हाइब्रिड भी बोलते हैं। और चौथा हो गया कैश। इक्विटी जो म्यूचुअल फंड इक्विटी वो स्कीम होता है जो शेयर मार्केट में लगाया जाता है पैसा। जो स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगता है
वो इक्विटी स्कीम होता है, मतलब कंपनी के शेयर परचेज के लिए उसमें जो है पैसा लगाया जाता है, वो इक्विटी फंड होता है। डेब्ट फंड वो होता है जो लाइबिलिटी में पैसा लगाया जाता है, जैसे कि जो गवर्नमेंट जो बॉन्ड है, डिवेंचर है, इसमें पैसा लगाया जाता है। जो सरकार जो पैसा उठाती है वो बॉन्ड होता है। जो कोई एक लाइबिलिटी जैसे अच्छी अच्छी कंपनी जो है पैसे उठाने के लिए डिवेंचर लेती है, तो ये सब में डेब्ट में पैसा लगाया है। बैलेंस जो है जो या हाइब्रिड फंड, उसको बोलते हैं कि ये जो है एक सम होता है, जैसे कुछ परसेंटेज जो है इक्विटी में, कुछ परसेंटेज डेब्ट में या कुछ परसेंटेज कैश में, इस तरह करके एक बैलेंस बनाया जाता है। जैसे कि पूरा 100% ना इक्विटी में एक्सपोजर करके, क्योंकि इक्विटी में एक्सपोजर रहने से क्या होता है कि कभी कोई विकट स्थिति, कभी कोई ऐसा स्थिति आ जाता है, जैसे कोरोना के समय स्टॉक मार्केट बिल्कुल गिर गया था, तो वैसा स्थिति हो जाए या तो उसके लिए कुछ पोर्शन जो है, और डेट में ग्रोथ ज़्यादा तेज़ से नहीं होता क्योंकि उसमें फिक्स रिटर्न होता है, क्योंकि डिवेंचर में पहले कंपनी बोल देती है कि मैं इतना % इंटरेस्ट दूंगा, तो वो ज़्यादा फिक्स्ड इनकम ही होता है। तो मिक्स्ड कर देते हैं, तो कुछ पोर्शन इक्विटी में, कुछ पोर्शन डेब्ट में, और इस तरह से बैलेंस फंड 50% इक्विटी रहेगा, 50% डेब्ट में रहेगा, और इस तरह से बैलेंस फंड तैयार होता है। और ये जो कैश होता है ये टोटल मनी मार्केट में जाता है पैसा, मनी मार्केट जो इंस्टीट्यूशंस पैसा बोरो करती है, बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस है वो पैसा बोरो करती है, वो मनी मार्केट में होता है। फिर इसके अलावा जो एसेट्स जो है, एसेट क्लास पे ये हो गया। फिर इसको अदर्स, एसेट बाय अदर्स कर देते हैं। अदर्स में अगर करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बाय अदर्स में सेक्टर स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर स्कीम निकालते हैं, जो कोई बैंकिंग एंड फाइनेंस, आईटी के लिए, कि ये जो आपको अगर आगे के ग्रोथ जो है आईटी में ज़्यादा दिख रहा है, या बैलेंस्ड में ये आईटी सेक्टर में ज़्यादा दिख रहा है, बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा दिख रहा है, या फार्मा में ज़्यादा दिख रहा है, तो सेक्टर स्पेसिफिक हो जाता है। या स्मॉल कैप में, छोटी कंपनियों में, बड़ी कंपनी में, या उससे भी बड़ी लार्ज कैप में, ब्लू चिप में, उस तरह से सेक्टर स्पेसिफिक बन जाता है कि पूरा फंड जो है मैं छोटी छोटी कंपनी में नहीं, बड़ी कंपनियों में लगाना है जिसमें स्टेबल ग्रोथ हो, तो वो ब्लू चिप कंपनी, लार्ज कैप, स्मॉल एंड मिड कैप, इस तरह से स्कीम होता है। या फिर फार्मा स्पेसिफिक, फार्मा कंपनी, बैंकिंग स्पेसिफिक, फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेसिफिक, इस तरह से ऑयल एंड गैस का स्पेसिफिक, इंफ्रा फंड, इस तरह से सेक्टर स्पेसिफिक फंड होता है। और जो दूसरा होता है टैक्स सेविंग जो ELSS बोलते हैं, इसमें लॉक इन पीरियड होता है, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो ये लॉक इन पीरियड के बाद इसमें आप इसको रिडीम कर सकते हैं, रिडीम्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से म्यूचुअल फंड्स का मैंने कुछ टाइप्स बताया। अब ऑन द बेसिस ऑफ, ये सब जो है टेक्निकल हो गया, बट ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्स, जो है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट गोल्स, जो आपका इन्वेस्टमेंट का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसके बेस पे भी स्कीम होता है। जैसे पहला हो गया ग्रोथ, आपको ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, आप रिस्क लेते हैं, तो ग्रोथ फंड होगा। सेकंड है इनकम, इन्वेस्टमेंट गोल के हिसाब से इनकम, इसमें जो है इनकम, ग्रोथ में इक्विटी में पैसा जाता है, इनकम में पैसा जो है, जो स्कीम जो है, ये जैसे अगर कोई कंपनी बताती है ये इनकम फंड है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो पैसा है वो स्टॉक, बॉन्ड्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में जाएगा। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी जैसे बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ये सब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी में जाएगा। तीसरा हो गया लिक्विड फंड, मतलब इसका है कि मनी मार्केट में मैक्सिमम जो है इसमें आप 10 लाख तक
डाल सकते हैं। मैक्सिमम 10 लाख तक इसमें मनी मार्केट में ये लिक्विड फंड में डाल सकते हैं। फिक्स्ड मैच्योरिटी, फोर्थ टाइप हो गया इन्वेस्टमेंट गोल्ड है, आपका फिक्स्ड मैच्योरिटी चाहिए। फिक्स्ड मैच्योरिटी जो क्लोज एंडेड होता है, क्लोज एंडेड स्कीम, एक समय के लिए इतना समय के बाद मुझे ये मैच्योरिटी चाहिए, तो फिक्स्ड मैच्योरिटी। पेंशन फंड, पेंशन फंड, इसमें एक जो पोर्शन है वो पोर्शन जो है वो पेंशन के लिए चला जाता है। टैक्स सेविंग, आप टैक्स सेविंग के लिए करते हैं। टैक्स सेविंग जो ELSS इसमें लॉक इन होता है। ELSS इक्विटी लिंक्ड स्कीम जो होता है, वो लॉक इन पीरियड होता है 3 साल, वो टैक्स सेविंग के लिए होता है। और इसमें ये जितना भी जो भी टैक्स सेविंग जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें सबसे कम का लॉक इन पीरियड ELSS में ही होता है। टैक्स सेविंग जो म्यूचुअल फंड होता है सबसे कम का लॉक इन पीरियड इसमें ही होता है। अब ये सब हो गया म्यूचुअल फंड्स के कुछ टाइप्स। अब इसके बाद जो कुछ टर्म्स होता है जो हम लोग म्यूचुअल फंड में यूज़ करते हैं, म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में यूज़ करते हैं, जो हमारे जो ब्रोकर हैं, म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स हैं, एजेंट हैं, वो सब बताते हैं या हम लोग को नहीं समझ में आता है वो सारा स्कीम, वो सारा जो टर्म्स है जिसके चलते हम लोग सही से उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ होता है यूनिट। सबसे पहला चीज़ होता है यूनिट। जो यूनिट होता है, जैसे म्यूचुअल फंड, जैसे शेयर का ट्रेडिंग होता है, जैसे एक शेयर होता है, लाइक ए शेयर ऑफ ए कंपनी, एक स्कीम का एक यूनिट जो होता है, उसी तरह एक कंपनी का जो एक शेयर होता है वही जस्ट उसी तरह का होता है। लाइक ए शेयर ऑफ ए कंपनी, मतलब जो एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप एज ए इन्वेस्टर, जो ये ओनरशिप ऑफ ए इन्वेस्टर होता है। लाइक शेयर ऑफ ए कंपनी, लाइक शेयर ऑफ ए कंपनी, ठीक है। इसके बाद नेव, नेट एसेट वैल्यू। ये जो यूनिट है इसका जो वैल्यू होता है, जो प्राइस होता है एक यूनिट का, जैसे एक शेयर का जो प्राइस होता है उसी तरह एक यूनिट, एक शेयर 10 शेयर, आप 10 शेयर परचेज किए, उसी तरह 10 यूनिट परचेज किए, पर हर शेयर का एक दाम होता है, 2000 का, 2000 का, 3000 का, 1500 का, 1200 का एक शेयर का दाम होता है। तो उसी तरह एक यूनिट का जो दाम होगा वही नैव होता है, नेट एसेट वैल्यू। प्राइस ऑफ ए यूनिट, प्राइस ऑफ ए यूनिट, प्राइस ऑफ ए यूनिट। तो इससे जो आपका फंड का वैल्यू इस तरीके से आता है कि आपके पास कितना यूनिट है, आपके पास उस स्कीम का कितना यूनिट है और उस आज का नैव क्या है और करंट नैव क्या है। यूनिट 100, नैव अगर 50, तो आपका आज का वैल्यू 5000। इस तरह से हम लोग फंड वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें फिर और आज बात करते हैं एग्जिट लोड। बताते हैं कि आप अभी रिडीम करते हैं तो आपको एग्जिट लोड लगता है। तो एग्जिट लोड होता है पेनल्टी फॉर प्री मैच्योर रिडीम्शन। एग्जिट लोड, पेनल्टी फॉर प्री मैच्योर रिडीम्शन, पेनल्टी फॉर प्री मैच्योर रिडीम्शन। आप मैच्योरिटी से पहले रिडीम करते हैं, उसका जो पेनल्टी होता है उसको एग्जिट लोड बोलते हैं। फंड हाउस, फंड हाउस जो कंपनी, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है उसको ही फंड हाउस बोला जाता है। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है, जो म्यूचुअल फंड चलाती है, जो कंपनी निकालती है स्कीम जो करते हैं, जो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में है, वो उस AMC को फंड हाउस कहते हैं, ठीक है। जीसेक, जीसेक
जीसेक बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। जब फंड हाउस जो है जो स्कीम में पैसा कुछ जो है अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगा रहे हैं तो उसको जीसेक बोलते हैं। जीसेक मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ग्रोथ ऑप्शन, ग्रोथ ऑप्शन, ग्रोथ ऑप्शन होता है आप जब कोई स्कीम म्यूचुअल फंड आप परचेज करते हैं तो आप ग्रोथ ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो जो भी जो कंपनी का जो डिविडेंड या कुछ सरप्लस है, कंपनी जो पे आउट करना चाहती, पे आउट अपने इन्वेस्टर को देती है, तो वो भी वापस आपके स्कीम में ही आपको ना पे करके वो वापस ही स्कीम में ही चले जाती है और वो ग्रोथ ऑप्शन में वो भी इन्वेस्ट हो जाती है, री इन्वेस्ट हो जाता है, वो भी इन्वेस्ट हो जाता है आपके स्कीम में। तो ग्रोथ ऑप्शन में जनरली एक ही स्कीम का अगर ग्रोथ ऑप्शन में आप लिए हो और एक जो है डिविडेंड पे आउट स्कीम में रखें तो इन दोनों के नैब में थोड़ा फ़र्क होता है ग्रोथ ऑप्शन का, क्योंकि आपका जो पे आउट जो भी कंपनी कर रही थी सरप्लस का वो भी आपके स्कीम में ही वापस री इन्वेस्ट होता है, तो आपका नैब का वैल्यू थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है। इसके बाद कूपन पेमेंट, कूपन पेमेंट ये जो है बॉन्ड से रिलेटेड होता है। बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट जो होता है उसी को इंटरेस्ट रेट जो होता है उसको कूपन रेट बोलते हैं। कूपन पेमेंट एसोसिएटेड विद बॉन्ड्स और इंटरेस्ट रेट। ठीक है। डिविडेंड री इन्वेस्ट ऑप्शन, डिविडेंड री इन्वेस्ट ऑप्शन, डिविडेंड री इन्वेस्ट ऑप्शन मतलब यू कैन री इन्वेस्ट द डिविडेंड। डिविडेंड री इन्वेस्ट ऑप्शन मतलब यू कैन री इन्वेस्ट द डिविडेंड इनटू योर स्कीम, इनटू योर फंड। ठीक है। डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड पे आउट मतलब डिविडेंड पे आउट ऑप्शन जो होता है मतलब कि आप रिसीव करेंगे एनी प्रॉफिट सरप्लस डिक्लेयर्ड बाय द स्कीम, डिक्लेयर्ड बाय द स्कीम ड्यूरिंग द टाइम पर जो फंड हाउस जो है प्रॉफिट या सरप्लस कुछ डिक्लेयर करती है तो वो आपको पे आउट हो जाता है, डिविडेंड पे आउट। ठीक है। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस जो है वो करीब करीब जो म्यूचुअल फंड को बाई करने में और एक्सपेंस जो है वो एक्सपेंस जो है वो करीब करीब 0.8% से 2.25% तक वो ये इससे ज़्यादा कम मतलब स्कीम पे डिपेंड करता है। जनरली जो इंडेक्स फंड होता है जहाँ पे जैसे जो सीधे सेंसेक्स फंड में लगाना है, सीधे जो सेंसेक्स फंड में सेंसेक्स या निफ्टी 50 में लगाना है तो उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है फंड हाउस को कि भाई जैसा जैसा निफ्टी का वेटेज है उसी तरीके से निफ्टी में जो शेयर है बस उसमें लगा देना है, दिमाग नहीं लगाना। तो वो सब में जहाँ कुछ एक्सपेंस नहीं है तो वो उसमें जनरली कम होता है जो आपका एक्सपेंसेस, और जहाँ ज़्यादा होता है सर्चिंग करने के लिए तो वहाँ जनरली कंपनी ज़्यादा चार्ज करती है कि कैसे ग्रोथ को ज़्यादा करना है तो उसमें आपको ज़्यादा चार्ज करती है। स्विचिंग, तो स्विचिंग होता है जब स्विचिंग, ये स्विचिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है स्विचिंग होता है शिफ्टिंग योर इन्वेस्टमेंट टू वन स्कीम टू अनदर। जो स्कीम जो होता है वन स्कीम से ऑफ द सेम फंड हाउस वन स्कीम से अनदर में जाते हैं आप। एग्जाम्पल के लिए ये स्विचिंग अगर आपको सही से आ गया तो आप म्यूचुअल फंड्स में अच्छा पैसा बनाते हैं। अगर देखिए समझिए ठीक कोरोना का समय चल रहा है, कोरोना आने वाला है 2020, आपका फंड जो है अच्छे ग्रोथ पर है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट जो है बहुत तेज़ी से गिरने वाला है, तो आप इक्विटी से स्विच करके आप डेट में चले गए। डेट में तो फिक्स्ड इनकम है, फिक्स्ड इनकम वाले में चले गए। तो अगर मान लीजिए आपका जो है आपने 100 रुपये लगाए हैं, 100 रुपये लगाए और ये बढ़ के 110 रुपये हो गया, और यहाँ पे आप मान लीजिए फरवरी से मार्केट गिरना शुरू हुआ और आप स्विच करके आप डेट में आ गए
तो ये जो है 110 रुपये आपका सेव हो गया, 110 का 110 हो गया। और ये जो है मार्केट गिर के और ये जो 100 रुपये, अगर 100 रुपये से 110 रुपये हो रहता और अगर आप वापस इक्विटी में रहते तो ये जो है इसका नैव जो है, नैव वैल्यू जो है, नैव वैल्यू गिर, आपको अच्छे से मैं दूसरे ढंग से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का नैव जो है उस समय 100 रुपये है और आपके पास उसका 100 यूनिट है। आपने नैव जो है 50 में लिया था या 80 में लिया था, 100 तक आ गया। आप अभी आपका वैल्यू हो गया ये 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़। ये मान लीजिए फरवरी 2020 में है, 10,000 वैल्यू है। आप यहाँ पे इसको स्विच कर गए, ये आपका नैव है, ये आपका यूनिट है। आप स्विच कर गए और ये जो नैव है इक्विटी का है, तो ये जो है 100 रुपये गिरते गिरते मान लीजिए 80 पे चला गया, या 80 से गिर के और भी कम हो गया 50 आ गया। मार्केट क्योंकि बहुत ज़्यादा गिर चुका था, 50 पे आ गया। ये अब आ गया मार्च और ये आप स्विच कर गए डेप्ट में आ गए, तो आपका ये जो है इतना फिक्स्ड रह गया, क्योंकि फिक्स्ड उसमें कुछ इक्विटी का एक्सपोजर नहीं है। डेप्ट फंड में लगभग जो फंड है वो स्टेबल रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ता ही है। और ये फरवरी से मार्च तक में आपका 10,000 से मान लीजिए ये 10,000, मान लीजिए कोई ग्रोथ नहीं हुआ, 10,000 ही है। और इस समय आपका पास 100 यूनिट था, 100 यूनिट से स्विच करके आप 10,000। मार्च महीने में अब दोबारा फिर अभी ये डेप्ट करके इक्विटी से आप स्विच कर गए, इक्विटी से डेप्ट में स्विच कर गए और आपका 10,000 जो प्रॉफिट था वो वहीं का वहीं रह गया। जो इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुकिंग। आप प्रॉफिट बुकिंग मतलब निकाल लेना नहीं है, आप उसको डेप्ट में ले जाइए। अगर ज़रूरत है तो आप विड्रॉल कीजिए, रिडीम करिए, लेकिन अगर ज़रूरत नहीं है तो आप उसको स्विच करके, अगर मार्केट जो है बहुत तेज़ी से ऊपर गया और आपको लग रहा है कि मार्केट अब नीचे आने वाला है, तो आप उसको स्विच करके डेट में ले जाइए। डेट में ले गए, फिर उसके बाद ये 50 पे आ गया नैव। अब ये 10,000 से फिर आप इक्विटी में आ गए, डेप्ट से फिर इक्विटी में आ गए, इक्विटी से डेप्ट में गए थे, अब इक्विटी से वापस डेप्ट से इक्विटी में आ गए। तो ये 50 से अब मेरे पास आ गया 200 यूनिट्स। अब ये वापस जो है मान लीजिए 100 में वापस पहुंच जाता है, तो ये आपका जो है 200 यूनिट्स बिकम 20,000। अगर उसी स्कीम में रखते तो आपका वैल्यू हो जाता 5,000 रुपये, जो कि आपने स्विच करके 10,000 को 10,000 में बनाए रखा। अब वो जो 5,000 से वापस 10,000 में आता, जो आपके दिमाग से, आपके स्विचिंग ऑप्शन को अच्छे से यूज़ करने से आपका वो 10,000 की जगह उस समय 1 महीने बाद 20,000 पर आ गया। ये मार्च के बाद मान लीजिए मई तक में ये वापस 50 से 100 आता, उस समय तक में आपका 10,000 20,000 हो जाता। तो इसीलिए स्विचिंग को सही से आप उसको ध्यान रखिए। आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट को ट्रैक करिए, ग्रोथ देखिए, कब गिरने वाला है, कोई ऐसा कुछ लड़ाई कहीं हो, कुछ हो तो आप उसको ट्रैक करिए और स्विचिंग करिए। स्विच करके डेट में आप उसको अपने से और अपने जो भी एडवाइज़र हैं उनसे भी अच्छे से सलाह लीजिए। पर इस चीज़ को आप खुद से गौर करिएगा, स्विचिंग का बेस्ट ऑप्शन कब होता है। आप स्विचिंग जो है कंपनी प्रोवाइड करती है, फंड हाउस प्रोवाइड करती है, उस चीज़ को अच्छे से यूज़ करिए, अपने एडवाइज़र से सलाह लीजिए।